कांग्रेस पार्टी ने आप पे? सबसे पहले मैं कांग्रेस हाईकमान का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और कोटपूतली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमेशा मेरे पे विश्वास किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी सेवा का मौका मुझे मिला। तो मैं तहे दिल से कोटपूतली की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। जहां तक है विकास की बात, तो पिछले 5 साल में लगातार हमने कोशिश की है कि कोटपूतली में विकास की गति तेज करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका सुधार करें, और हर क्षेत्र में हमने बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। दुर्भाग्य से 2 साल पूरे विश्व में कोरोना की महामारी रही। विषम परिस्थितियों के बावजूद हमें जो टाइम मिला 3 साल काम करने का, उसके अंदर हमने सड़कों का, पेयजल योजनाओं का, हमने जो है नगर परिषद में, नगर पालिका में नगर परिषद बनाई, नगर पालिका को, पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, 7 नई पंचायतें बनाई। इसके साथ साथ CSC खड़ी की 2 नई, एक CSC पाइपलाइन में है जो अभी घोषणा नहीं हो पाई, और PSC का अलग अलग गांव में PSC के निर्माण कराए। हमारे पास जितनी पंचायत हेडक्वार्टर थे उनके सब के ऊपर हमने पशु सब सेंटर खोले हैं। जितने पंचायत हेडक्वार्टर है सब में हेल्थ सब सेंटर पूरे कर दिए। जब मैं 2013 में विधायक बना था, जब इनकी संख्या 10 या 12 हेल्थ सब सेंटर थे पंचायत हेडक्वार्टर पे, और 10, 12, 13 होंगे पशुओं के सब सेंटर पे। आज हमारी कोई पंचायत हेडक्वार्टर ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हेल्थ सब सेंटर ना हो। इसके साथ साथ पशुओं के सब सेंटर भी हमारे सभी पंचायत हेडक्वार्टर हुए। अभी हमने उसके बाद 4 जो बड़े गांव थे उनके अंदर भी सब सेंटर, हेल्थ सब सेंटर खोले हैं। 2 जगह हमने पशुओं के हेल्थ, ये गांव स्तर पे हम उसको ले आए हैं। अगली बार हमारी योजना रहेगी कि हमारे प्रत्येक गांव में पशुओं का भी सेंटर हो और हेल्थ सब सेंटर भी वहां पर हर गांव के अंदर उपलब्ध कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मूलभूत सुविधाओं में एजुकेशन की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस ही एजुकेशन पे किया है। एजुकेशन के लिए सबसे पहला जो निर्णय हुआ वो निर्णय हुआ कि जितने 10वीं के स्कूल हैं देश के, ये बड़ा फैसला था। हम देखते थे कि 10वीं के बाद 12वीं में बच्चियां कम जाती थी, 20%, 25% के लगभग बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती थी। यह आंकड़ा जब मुख्यमंत्री जी को पता लगा तो निर्णय किया कि सारे ही 10वीं के स्कूल 12वीं में क्रमोन्नत कराएं। इसके साथ साथ आगे निर्णय कर दिया कि 8वीं के बाद अब कोई भी स्कूल क्रमोन्नत होगा तो सीधा 12वीं होगा। एक मन में टीस उठती थी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, इंग्लिश मीडियम की आज ज़रूरत थी, और पैसे वाले का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा था, पर कंपटीशन में जो है गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसके लिए योजना बनाई मुख्यमंत्री जी ने, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आज 4000 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल गाँव में चल रहे हैं पूरे राजस्थान में। हमारे यहाँ लगभग 30 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हो चुके हैं विधानसभा में, और 5 अभी नए स्वीकृत हुए हैं। और आने वाले टाइम में हम हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे। इससे आगे बढ़ करके जो बड़ा निर्णय था वो ये था कि जब नीचे से हमारे पास
तैयारी आएगी तो हम आगे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हायर एजुकेशन का कैसे करें। 2018 में मात्र 250 के लगभग सरकारी महाविद्यालय थे। 18 के बाद 311 नए महाविद्यालय खुले हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। विपक्ष के साथी सदन में जब ये घोषणाएं होती थी तो बार बार इस पे कमेंट करते थे, क्योंकि हायर एजुकेशन पिछले 2 साल से मेरे पास था। आज के दिन हमारे 2 या 3 महाविद्यालय हैं जिनकी जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाई। बाकी जो है 308 के करीब जो महाविद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है, और लगभग 150 से ज़्यादा जो बिल्डिंगें हैं उनमें कॉलेज शिफ्ट हो गए हैं, जो नए महाविद्यालय खुले हैं। और इनके अंदर भी हमने प्राथमिकता दी है, 94 कन्या महाविद्यालय खुले गए हैं 311 में। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड थी, कॉलेज कम थे, उसका भी लगभग 40 के करीब नए एग्रीकल्चर कॉलेज प्रदेश में खुले हैं, जिसमें हमारे कोटपुतली में पांथरेडी में ऑलरेडी 4था सेशन चल रहा है कृषि महाविद्यालय का। इसके साथ साथ वेटनरी में बड़ा स्कोप था। कोटपुतली में भी वेटनरी कॉलेज का काम चल रहा है बड़े स्तर पे, और लगभग जो है 8 के करीब नए जो है ये इसके खुल रहे हैं कॉलेज वेटनरी। और एक बड़ी जो डिमांड थी पूरे प्रदेश में जिलों की, आबादी बढ़ गई थी, क्षेत्र दूर थे, गवर्नमेंट की स्कीमें बढ़ गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हृदय करके प्रदेश में 19 नए जिले बनाए। बाद में और भी कुछ जिलों की घोषणा हुई, और लोग ये कहते थे कि ये कैसे मैनेज होंगे, तो वो आपके सामने है। कोटपुतली में जिस तरीके से अपना जिला बना, और जिले के अंदर आज कलेक्टर, एसपी, हमारे तीनों एससी के ऑफिस खुल चुके हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ऑफिस भी काफ़ी खुल चुके हैं। कोटपुतली की बड़ी समस्या थी बाईपास की। समय जरूर लगा, 2 साल कोरोना की वजह से अलाइनमेंट वगैरह होना, नोटिफिकेशन होना, ज़मीन एक्वायर होना, और भगवान का शुक्र मानता हूँ कि बिना हड़ल के वो सारे काम पूरे हो गए, और उसका काम बड़ी तेज़ी से आज ज़मीन पे चल रहा है। सिविल लाइन की हमारी घोषणा थी 2018 में। सिविल लाइन का काम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप सब जानते हो। लगभग 198 करोड़ 196 करोड़ के लगभग ये योजना है फर्स्ट फेज की। बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर हमने डाबला रोड जो हमारी है वो 2 किलोमीटर अभी बहुत सौंदर्यीकरण उसका हो चुका है, और ये नीमका थाना तक 4 लाइन इसका 178 करोड़ की लागत का इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बजट भी दे दिया, टेंडर भी हो गया। अचानक जो है थोड़ा सा उसकी डीपीआर में कुछ संशोधन करना पड़ा, उसको करने के बाद दोबारा टेंडर उसका हुआ, मगर आचार संहिता की वजह से रुक गया। निश्चित तौर पे आचार संहिता हटते ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। पशुओं के हॉस्पिटल भी हमने 3 नए खोले हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम तैयार कर रहे हैं, इसके साथ साथ मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें भी स्तर सुधरे। तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने अलग अलग विभिन्न फंडों से नाली निर्माण, सड़क निर्माण, अलग अलग जो विकास के काम है, स्कूलों में कमरों का बढ़ाना, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हमने पूरा प्रयास के साथ इनको आगे बढ़े। पेयजल योजना लगभग हमारे सभी 2 साल कोरोना के कारण कुछ ठेकेदारों का डिस्प्यूट भी हुआ, रेट्स अप डाउन भी हुए, मगर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, जल स्तर जमीन में घट रहा है और पानी की डिमांड बढ़ गई है। अगर आप शहर की बात करें तो 2013 में जब मैं विधायक बना था तो मात्र 7.5 लाख लीटर का एक ओवरहेड टैंक था, और 2-2.5 लाख का एक ओवरहेड टैंक था। आज लगभग 40 लाख लीटर की हमने कैपेसिटी शहर के अंदर नई बिल्ड की है।
और लगभग जो है 100 से ऊपर ट्यूबवेल्स हमने शुरू किए हैं। जैसे जैसे घर घर पाइपलाइन की बात करें तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइन हमने शहर के अंदर अभी बिछाई है, और जितनी और है हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक पाइपलाइन बिछाई जाए। इसके साथ साथ ये पेयजल के लिए बड़ी समस्या थी। हमने ये बात मुख्यमंत्री जी के आगे भी रखी और उन्होंने योजना भी बहुत अच्छी दी है। इरसदा बांध जो बन के तैयार हो गया, जिससे अभी दौसा के लिए पाइपलाइन शुरू की है डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ से जयपुर जिले की भी हमारी 11 तहसीलें हैं, जिसमें से 2 को जो है बीसलपुर से पानी मिल रहा है। बाकी जो 9 तहसीलें हमारी हैं, इनके लिए जो है पेयजल योजना के लिए इनको इरसदा बांध से पाइपलाइन के द्वारा पानी देने की योजना शुरू है, जिसका 1250 करोड़ रुपए का पहले फेज का जो है सैंक्शन हो चुका। हमारे पांवटा के पास लाडा का बांस में लगभग 17-18 बीघा जमीन एक्वायर करके जो सवाई चक थी, उसमें से पीएचडी विभाग को हैंडओवर करा दिए, जिसके अंदर जो पानी का जो है अंडरग्राउंड टैंक और सप्लाई की चीज़ें शुरू होंगी जल्दी। अगले 2 साल के लगभग मैं सोचता हूँ ये टाइम लगेगा। हमारे जितनी पेयजल की गांव की स्कीम है पूरी विधानसभा की, एक एक विधानसभा के एक एक गांव में इरसदा बांध का पानी हम पहुंचाएंगे। ये फर्स्ट फेज का है। इससे बड़ी जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि वो वाटर लेवल नीचे गया, खेती के लिए भी बड़ी समस्या है। तो चाहे तो यमुना के बाढ़ का जो पानी का हमारा हिस्सा है वहाँ से हम रूट बना के लाएं, चाहे हम जो है दूसरे कोई सोर्स जैसे कोटा में जो नदी है अपना क्या बोलते हैं नदी जो आती है चंबल से रूट बना के पानी आए। मगर हमारा अब जो अगला जो प्राथमिकता होगी वो प्राथमिकता होगी कि हम इन दोनों नदियों में से जो भी फिजिबल रिपोर्ट सूट करेगी उससे बुचारा बांध और बनाड़ी और जो उससे भरें, और जो और सरप्लस पानी हो हमारे साबी और सोता नाला 10 से 15 दिन हम इसके अंदर बाढ़ का जो है ज़्यादा पानी हमें मिल जाता है तो इनके अंदर हम 10 से 15 दिन हम चलाएं। पानी की समस्या विकट है पूरे देश में। अगर जो पानी बरसात का ओवर होकर इधर उधर जाता है, हम उस मैनेजमेंट करके उससे भी हमारा काम बहुत अच्छा यहाँ चल जाएगा। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है। ERCP योजना के अंदर ऑलरेडी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, केंद्र सरकार से भी इस बात के लिए बार बार कह रहे हैं। मगर हमारा दृढ़ निश्चय है कि कांग्रेस सरकार आती है तो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हम इस चीज़ को आगे करेंगे। इसके साथ साथ बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। सरकार में एक लिमिट है नौकरियों की। पिछले 5 साल में भी लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों को भर्ती किया गया है। अगर हमारा युवा एंटरप्रेन्योरशिप उसमें आए, वो खुद इंडस्ट्रीज की तरफ जाए, तो हम यहाँ बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जैसे हौजरी है, गारमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, फूड इंडस्ट्री है, जिसके अंदर जॉब ज़्यादा रहता है, हम उनको यहाँ डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ उसके अंदर मेरा विचार है एक 20-25 बीघा के अंदर हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसके अंदर टाटा और जो विभिन्न कंपनियां हैं उनका सहयोग लेके जो लेटेस्ट कोर्स हैं, जो वर्ल्ड के अंदर लेटेस्ट कोर्स आते हैं बच्चों के एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग फील्ड के, हम उसको भी प्राथमिकता के आधार पे यहाँ डेवलप करें ताकि हमारे युवा उसके अंदर स्किल्ड होकर के निकलें। इसके साथ साथ IT क्षेत्र का बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। अभी गुड़गांव की अगर बात करें या बेंगलोर की बात करें या नोएडा की बात करें तो इनकी इकोनॉमिक आज आकर के IT क्षेत्र पे खड़ी है। लगभग गुड़गांव के अंदर 1.5 से 2 लाख के करीब युवा ओनली IT क्षेत्र में काम कर रहा है पूरे देश का। आज वहाँ लैंड की भी प्रॉब्लम है, ओवरहेड्स भी ज़्यादा हैं। हमने जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना रहे हैं उसके पास लगभग 50 बीघा ज़मीन और इस रिजर्व रखी है कि जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट
एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लॉक, हमारा मिनी सेक्रेटरी का काम शुरू होता है और वो डेवलपमेंट बढ़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और उसके अंदर आईटी क्षेत्र से जो बड़ी कंपनी है उनके साथ बात करके यहाँ उनके लिए ज़मीन मुहैया करा के आईटी का हब बने। आईटी का हब बनने से इस क्षेत्र में रोजगारों की भी तादाद बढ़ेगी। आने वाले समय में जो लोग, मान लो हम कहना चाहेंगे कि अगर मान लो पहली कोई एक कंपनी आती है और उसमें 2000 लोग भी काम शुरू करते हैं, क्योंकि एक आईटी का कोई भी आप एक शुरू करो कॉल सेंटर या कोई भी 1000-2000 बच्चा एक उसमें काम करता है, तो जब 1000-2000 बच्चों में का काम होगा तो निश्चित तौर पे उसमें 200-400 बच्चे हमारे यहाँ के भी लगेंगे। बाहर से भी लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए मकान चाहिए और चीज़ें चाहिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। इसके साथ साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ है कि हमारा दिल्ली बॉम्बे फ्रेट कॉरिडोर मात्र 25 किलोमीटर, जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे 25 किलोमीटर के पास दिल्ली बॉम्बे फ्रेट कॉरिडोर लगभग जो है वहाँ से क्रॉस कर रहा है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत बड़ा यहाँ से बेनिफिट हम दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके। ये सब चीज़ें जब होंगी, जब कानून व्यवस्था सख्त होगी, व्यवस्थाएं कंट्रोल में होंगी, तो निश्चित तौर पे इन्वेस्टर यहाँ आएगा। पिछले 10 साल में मैंने प्रयास किया है लगभग 400 करोड़ की नई इंडस्ट्री या एक्सपेंशन आपका केसवाना राजपूत के अंदर आया है। आप याद करो कि पहले यहाँ से एक या आधी बस हमारे कर्मचारियों की जाती थी केसवाना राजपूत, आज लगभग 15-20 बसें यहाँ से जाती हैं, जिनमें हमारी बहनें भी जा रही हैं, मजदूरी लेबर में और ऑफिशियल कर्मचारियों में मिलाते हैं तो एक अच्छा वहाँ रुख बना है। और आपने देखा होगा पिछले 8-9 साल के अंदर उस इंडस्ट्री एरिया के अंदर ग्रोथ हुई है, कोई ट्रबल आपको देखने को नहीं मिली होगी। तो इंडस्ट्रियल माहौल के लिए सबसे पहला होता है कानून व्यवस्था, दूसरा ये विश्वास, जो इन्वेस्टर यहाँ आके इंडस्ट्री लगाता है और करता है कि उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उसको यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हम इन सब चीज़ों पे सोच रहे हैं। इससे आगे बढ़ के हमारी सरकार आती है, हम बहरोड, बानसूर, कोटपुतली को मिला के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ खड़ी करना चाहते हैं, ताकि इस एरिया का बड़ा विकास पूरा एक प्लानिंग के साथ हो, जिसके अंदर हर सेक्टर के लोगों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़, अलग अलग चीज़ें हम खड़ी कर सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमने जिला हेडक्वार्टर को इस तरीके से पहले से प्लान किया है कि आज बालोजी मोड़नगर तक MDR रोड डाली है, यहाँ मंगला की प्याऊ से और हमारा जो है टोरडा रामपुरा को जोड़ा अंदर MDR डाल के उसको पूरा हो चुका। देवता से हमने आतेला एक MDR बीचों बीच शहर के इस विधानसभा क्षेत्र के बीच से रहे, जिसका काम तेजी से चल रहा है। आप चिमनपुरा रोड को देखेंगे तो उसका 4 लाइन मैंने अभी तुरंत उसको करवा के दिया है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी जितनी खुली होगी, जितना वातावरण ठीक होगा, तो उससे यहाँ जो है विकास होगा और प्लान के साथ होगा। ये हम सारे चीज़ें करें ताकि कनेक्टिविटी हमारी ठीक हो जाए। हम पूरे ज़िले के लिए अगली बार प्रयास करेंगे कि हमारे पूरे ज़िले में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हम डिस्ट्रिक्ट स्तर से प्लानिंग करके करें। भले ही हमें कोई नई स्कीम डालनी पड़े, कोई नया तरीके से कोई डेवलपमेंट करना पड़े, कोई संसाधन खड़े करने पड़े, ताकि हमारा जिला हेडक्वार्टर से सारी बसों की कनेक्टिविटी हो, ग्रामीण स्तर पे कनेक्टिविटी हो। जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम महत्व देंगे उतना हमारे को इसका बेनिफिट मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप होने का निश्चित तौर पे भौगोलिक दृष्टि से अगर कहें तो आने वाले समय में कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट को अगर इस प्लान के साथ हम लेके चलते हैं तो ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव को अगले 10 साल में पीछे छोड़ देंगे। मैं कहना चाहूँगा आज कोटपुतली की जनता से, जो कहा वो किया, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है।
वातावरण जिस तरीके से बिगाड़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र का आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, सच्चाई के साथ उनको काम करना चाहिए। मूलभूत चीज़ों के लिए मैं शुरू से लड़ता रहा हूं और आगे भी कोटपूतली के विकास के लिए हमेशा प्रयास करूंगा कि मेरा कोटपूतली प्रदेश के अंदर सबसे आगे रहे। मैंने नीमराना औद्योगिक क्षेत्र को इसी जिले में रखा, उसके लिए विरोध भी सहा। शाहजहाँपुर इंडस्ट्री एरिया को भी मैंने इसी के अंदर रखा, ताकि पहले से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में आए, ताकि हम जब कहीं पंपलैंड या कोई अपना बात रखें तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास हीरो कंपनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, इंडस्ट्रियल माहौल है, हमारे यहाँ डाइकन कंपनी भी हमारे यहाँ लगी हुई है, पार्ले कंपनी भी हमारे यहाँ ऑलरेडी इस डिस्ट्रिक्ट में आती है। इस चीज़ का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रभाव पड़ता है। मेरे विपक्ष के साथियों ने कुछ बातें कही कि साहब बहरोड क्यों लिया, दूसरी चीज़ें क्यों ली। मैं कहना चाहूँगा, मेरी सोच थी कि जब तक हम अपने ज़िले में रेवेन्यू के संसाधन बड़े नहीं रखते तब तक हम जिला में कोई काम नहीं कर पाते। मैंने उस प्रयास के साथ इस जिले को जोड़ा है और 36 बिरादरी को साथ लेके पूरे राजस्थान में पहला जिला है जिसमें किसी विधायक ने, किसी जनता ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। मात्र कुछ क्षणिक नेताओं ने अपनी बातें जरूर कही होंगी, बाकी जनता से हमने पूरा खुद एक एक जगह जा कर के, कितने हमारे गांव इस ज़िले में आएंगे, कितनी पंचायत आएंगी, पूरे ज़िले में हमारे पास कितने सब सेंटर हैं, कितने ज़िले के अंदर मेडिकल फैसिलिटी है, सारी चीज़ों का हमने गहराई से आंकलन करके उसके बाद हमने ज़िले की बात रखी है। इस बात को रामलुबाया कमेटी ने अप्रिशिएट किया कि सबसे ज़्यादा मेहनत करके, सबसे ज़्यादा डाटा इकट्ठे करके हम लोगों ने दिए वहाँ। और आने वाले समय में मैं युवाओं को आह्वान करूँगा कि ये एजुकेशन हब बनेगा। मैंने खरखड़ी गांव में बड़ा स्टेडियम का काम शुरू कर रखा है, ऑलरेडी वहाँ पे अंबेडकर छात्रावास उसी क्षेत्र में बना हुआ है, और भी हमने अभी 3 छात्रावासों को ज़मीन दिलवाई है। और ये कानून भी बनाया सरकार ने कि कोई भी छात्रावास अगर जनहित के लिए बनाता है, समाज हो, कोई संस्था हो, उसको प्राथमिकता के आधार पे 2000 वर्ग मीटर ज़मीन उसको प्राथमिकता से आधार पे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे करे। और खरखड़ी के पास मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा हमारा एजुकेशन हब बने, कोचिंग सेंटर खुलें, दूसरी चीज़ें आएँ स्टेडियम के साथ। आने वाले समय में वहाँ मैं जैसे अपनी जो ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अपनों ने बनाई है एसडीएम कोर्ट के पास, इसके अंदर लगभग 100 बच्चों के बैठने की जगह तैयार होगी, आप लोगों ने देखी होगी। जो बेचारे जो आजकल लाइब्रेरी का जो प्रचलन है उसमें उद्घाटन करना था, आचार संहिता की वजह से हुआ, बाकी वो जल्दी शुरू हो जाएगी। उसी तरह की एक बड़ी लाइब्रेरी इस स्टेडियम के पास भी अपने बनाएंगे, ताकि बच्चों को हॉस्टलों में रहते हैं या आसपास करते हैं, वो पढ़ना चाहें, वर्ल्ड क्लास की जो कंपटीशन में जाना चाहें, वो सारी सुविधा हम उसके अंदर यहाँ खड़ी करेंगे। आप सबसे भी मैं सहयोग की अपील करता हूँ कि पैनिक होने वाले या क्रिटिसाइज वाली चीज़ें ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और हम सब ये चाहते हैं 36 बिरादरी मिलके इस कोटपूतली के अंदर एक नई आवाज़ निकले और लोग एजुकेशन की तरफ जाएं, अच्छे व्यापार की तरफ जाएं, सौहार्दपूर्ण आपस में वातावरण हो और छोटी छोटी बातों से उठ के हम लोग आगे बढ़ते हुए इस कोटपूतली को राजस्थान के नक्शे पे नंबर 1 पे लेके आए। धन्यवाद।